आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन बेला के वर्ष में अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रविष्ट इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलाधिपति प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, अभी जिनका मार्गदर्शन हमने सुना, संस्कृत के प्रचुर साहित्य निर्मिति के लिए जाने जाने वाले और अभी राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बने हुए डॉक्टर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, इस विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलसचिव महोदय श्री कादर नवाज खान जी, जिन दो महानुभावों को हमने आज यहाँ पर सम्मान्य पदवी देते हुए यहाँ पर सम्मानित किया है, ऐसे भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री और हिंदी के एक जाने माने साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और विज्ञान के जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाले जो भी स्वयं पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हुए हैं डॉक्टर श्री विजय भटकर जी, और यहाँ पर उपस्थित प्रत्यक्ष रूप में और आभासी तौर पर इस कार्यक्रम में सहभागी होने वाले सभी सूधी जन भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय कुलाधिपति प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी और कुलपति रजनीश कुमार शुक्ल जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर मुझे दिया और एक दृष्टि से मेरा सम्मान भी किया। मैं आदरपूर्वक डॉक्टर विजय भटकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके कार्य को इस विश्वविद्यालय ने बहुत गरिमामय पद्धति से सम्मानित किया है, और मैं मानता हूं कि उनका मार्गदर्शन भारत के समाज को, भारतीय लोगों को, भारतीय शिक्षा जगत को निरंतर मिलता रहेगा। वैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सपने को साकार करने के लिए हुई थी, मगर यह विश्वविद्यालय इसलिए केवल स्थापित नहीं किया गया कि हिंदी एक देश की राष्ट्रीय संपर्क भाषा होनी चाहिए, मगर इसलिए भी शायद कि इसे समय और वैश्विक स्थिति के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त होना चाहिए, और इसलिए देश में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय 97 में स्थापित हुआ, और आज रजत जयंती वर्ष में ये संस्थान प्रविष्ट हो रहा है। इस विश्वविद्यालय के नाम में महात्मा गांधी, अंतर्राष्ट्रीय और हिंदी, ये तीन प्रमुख शब्द हैं। मैं इन तीन प्रमुख शब्दों के इर्द गिर्द अपने विचार आपके सम्मुख संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरे भाषण के विचारों का जो मूल है, आशय है, उसको कागज पर टंकित करते हुए यहाँ पर प्रस्तुत किया है, मगर कागज पर टंकित बातें हमेशा मन पर अंकित नहीं होती, और इसलिए मेरे मन पर जो अंकित बातें हैं उनको आप जैसे महानुभावों के सम्मुख अनौपचारिक पद्धति से, मतलब जो वितरित भाषण का अंश है, उससे थोड़ा हटकर आपके साथ साझा करने में मुझे अधिक रुचि है। मैं आपकी अनुमति से संक्षेप में उसको कर रहा हूं। सुधी जन भाइयों और बहनों,
हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के इस पावन क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है और स्वाभाविक रूप में महात्मा गांधी जी के विचारों के आलोक में ज्ञान निर्माण के क्षेत्र में, नॉलेज क्रिएशन के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारा होना शेष है। बाकी कोई विश्वविद्यालय इसको करे न करे, मगर मुझे लगता है कि वर्धा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कर्म क्षेत्र रहा, जो पूज्य विनोबा भावे की साधना स्थली रही, यहां पर इस काम को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो शायद अन्य कहीं भी हम इसको आगे बढ़ाने में उतनी सफलता नहीं पाएंगे। हर क्षेत्र का एक क्षेत्र महिमा भी होता है। तो मुझे लगता है कि बापूजी के विचारों का एक समकालीन आकलन बनाने की दृष्टि से कुछ काम अगर यहाँ पर होता है तो बहुत उपयोगी होगा, एक ऐतिहासिक योगदान होगा। मुझे 2 सुझाव देने हैं। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता की आज की संकल्पना और महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज का विचार, इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। एक छात्र के नाते मेरा विनम्र अनुरोध है, क्या हम गांधी आत्मनिर्भरता अध्ययन केंद्र के माध्यम से आज के संदर्भ में भारत की आत्मनिर्भरता बापूजी के विचारों के आलोक में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर कुछ शोध यहाँ पर हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो शायद यह बहुत समसामयिक भी होगा, प्रासंगिक भी होगा, उपयुक्त भी होगा। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जिस पद्धति से बापूजी ने ग्रामोद्योग पर, कुटीरोद्योग पर बल दिया था और आज की तारीख में बाजार के तत्व बहुत प्रभावी होते हुए भी हमारे देश के कारीगिरी की जो परंपरा है वो अटूट है, अक्षुण्ण है, क्योंकि वो हमारी सनातन लोक संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। मगर इस संस्कृति को केवल शुभेच्छाओं से हम जीवित नहीं रख पाएंगे, इसको एक सम्मानजनक स्थान देना भी जरूरी है। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व इसके बारे में भी सोचे कि क्या हम कारीगिरी की कुशलताओं का कोई प्रतिभा पोषण, जिसको आज इंक्यूबेशन कहते हैं, वो अगर इस केंद्र के माध्यम से यहाँ के परिवेश में जो कारीगर है उनको साथ में रखते हुए अगर कर सकते हैं तो कारीगरों की प्रतिभा का पोषण भी होगा, सम्मान भी होगा। सम्मान बढ़ने से आज अंग्रेजी में जिसे मोबिलिटी कहते हैं वो भी बढ़ेगी और तरह तरह के उनके प्रतिभा के नए नए आयाम भी विकसित होने में लाभ होगा। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व का अंग बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीयता हम टाल नहीं सकते। एक वैश्विक जीवन धारा का हम एक अंग है। पूरे विश्व में हम देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की बात हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मल्टीकल्चरलिज्म ये शब्द योग्य है या ये कल्चर का मल्टीपल डायमेंशन है, क्योंकि कल्चरलिज्म नहीं हो सकता। शायद एटिमोलॉजी के या निर्वचन के जो अध्येता है वो इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुसांस्कृतिकता नहीं है, ये सांस्कृतिक बहुप्रवाहता है। और ऐसी स्थिति में जब विश्व का एक समुदाय इस संदर्भ में जूझ रहा है, भारत अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर कुछ उदाहरण जो प्रस्तुत करता है विश्व के लिए, मैं मानता हूं कि वो निश्चित रूप में मार्गदर्शक है। उसमें एक है हमारी आध्यात्मिक जनतंत्र की परंपरा। हमारा जनतंत्र केवल राजनीतिक जनतंत्र नहीं है,
केवल चुनाव होते हैं इसलिए यहां जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र हमारे रगों में है। हमारी जनतांत्रिक परंपरा हमारी सोच का एक अभिन्न अंग है और इसलिए यहां पर विभिन्न मतों को हमने न केवल समान आदर दिया मगर समान अवसर भी प्रस्तुत किया। विश्व के बहुत कम देशों में ये हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनतांत्रिक संदर्भों में जनतांत्रिक विषय के विभिन्न आयामों के बारे में राजनीति शास्त्र के छात्र, जिसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, राजनीतिक जनतंत्र कहते हैं, वो तो पढ़ाते हैं। क्या हम यहाँ पर आध्यात्मिक जनतंत्र का अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं कि इसके बारे में भी कुछ विचार होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बुनियाद ये आध्यात्मिक जनतंत्र है। उसके कारण यहाँ पर राजनीतिक जनतंत्र सफल हुआ है और आज हम श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के अनुसार सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसलिए ये आध्यात्मिक जनतंत्र के संदर्भ में मैं मानता हूं कि अधिक शोध होने की जरूरत है। इसी तरीके से विश्व को ये पता चला है कि केवल आर्थिक मापदंडों के आधार पर जीडीपी जैसी बातों की चर्चा फजूल है या सीमित है। हमारे पड़ोस में जब हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा हो रही है, क्या हम भी आनंद विज्ञान जैसी कोई शाखा को यहाँ पर विकसित कर सकते हैं क्या? इसके बारे में भी मुझे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना है। हम देखते हैं कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज नेतृत्व की कमी है, मगर दुर्भाग्यवश चाहे वाणिज्य की शाखा हो, चाहे प्रबंधन शास्त्र हो, कहीं भी मैंने देखा नहीं है कि नेतृत्व शास्त्र एक पूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। समाज आज अच्छे नेताओं की अपेक्षा कर रहा है। अच्छे नेतृत्व से वंचित है समाज जीवन के कई क्षेत्र। संस्थाएं अगर अपना कार्यभार ठीक से नहीं चला रही तो उसका एक कारण अच्छा नेतृत्व नहीं, यह भी है। मैं अनुरोध करूंगा कि नेतृत्व अध्ययन का भी एक विभाग या कोई एक शाखा क्रमशः यहाँ पर विकसित करने की दिशा में जरूर सोचा जाए। इसी तरीके से हमारे देश की एकात्मता की जब हम चर्चा करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि विविधता में एकता, सही भी है, मगर वाकई में ये एकता के साथ आने वाली विविधता है। हमारी आंतरिक एकता का जो विविधांगी प्रकटीकरण है उसका महत्व है, मगर मूल एकता की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन स्टडीज, एकात्मता अध्ययन, यह भी मैं मानता हूं कि नए जमाने के लिए और विशेष रूप में भारत में जब समाज में विभाजन करने वाले तत्व अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं तो एकता का नारा, एकता का स्वर अध्ययन के आधार पर बुलंद करने की आवश्यकता है। इसके लिए एकात्मता अध्ययन की भी मैं मानता हूं कि जरूरत को हमें समझना चाहिए। यह विश्वविद्यालय हिंदी के क्षेत्र में काम करता है और चाहे हिंदी हो, मराठी हो, अन्य भारतीय भाषाएं हो, हमें अपनी भाषा का अपना रूप, यानी हिंदी का हिंदी रूप, मराठी का मराठी रूप सुरक्षित रखना, यही एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। आज किसी भी टेलीविजन चैनल के समाचार सुनो या वहां पर की जो धारावाहिक आते हैं उनको देखो, आपको 40% से भी अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया हुआ वहां पर दिखाई देगा। क्या हम इसे टालने की कुछ प्रेरणा निर्माण कर सकते हैं? हिंदी को लोकप्रिय बनाना, हिंदी को सरल बनाना, हिंदी की पवित्रता का एहसास रखना, उसको सुरक्षित रखना और उसका उपयोजन मूल्य बढ़ाना, मैं मानता हूं कि हमारे सम्मुख ये चुनौतियां हैं। कई ऐसे शब्द हैं और अभी इन दिनों राज्यसभा ने एक राजभाषा विविध क्षेत्र भाषा शब्दावली के बारे में एक छोटी समिति गठित की है। हमारे राज्यसभा के माननीय उपसभापति उसके अध्यक्ष हैं, हम उसके एक सदस्य हैं। हम जूझते रहे कि हिंदी के उचित शब्द कौन से रहे विभिन्न संसदीय विषयों के संदर्भ में जो आते हैं, क्योंकि हमारे जो अनुवादक है उनकी बड़ी समस्या होती है, दिक्कत होती है। तो कुछ शब्दों का हम
चिंतन कर रहे हैं, मगर मैं मानता हूं कि ये काम सांसद सदस्यों से भी अधिक बेहतर शायद इस तरीके का विश्वविद्यालय कर सकता है। और ऐसे विश्वविद्यालय ये करेंगे तो इंक्यूबेशन जैसे शब्द को, प्रतिभा पोषण जैसा शब्द हम प्रस्तुत कर पाएंगे, जो आसान भी है, समझने लायक भी है। इनोवेशन जैसे शब्द को हम नवाचार से भी नव संकल्पना या नव संकल्प, यह अधिक अर्थवाही शब्द प्रस्तुत कर पाएंगे, जो आसान भी है और समझने लायक भी है। मैं मानता हूं कि इन विषयों पर काम करना भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में जिसे फॉलोअप कहते हैं, हिंदी में उसे अनुवर्तन कहते हैं। मैं मानता हूं कि ये शब्दों का सरकारी भाषा में भी समावेश करना बहुत जरूरी है। जीवन चर्या हमारी बदलती है, जीवन प्रणाली बदलती है, और भाषा में उस बदले हुए जीवन प्रणाली के लिए शब्द नहीं होते तो भाषाएं छटपटाती है। अभी सैनिटेशन ये एक बड़ा विषय हो गया, मगर सैनिटेशन के लिए हमने स्वच्छता शास्त्र ऐसा शब्द विकसित तो किया नहीं है। क्या हम कर सकते हैं, जो शायद सभी भारतीय भाषाओं के लिए शायद उपयोगी होगा। मेरा सुझाव है कि इस विषय पर काम होना चाहिए। मुझे यहां यह भी कहने का मोह हो रहा है कि हमारी हिंदी फिल्में जब विदेश में जाती है, तब विदेश के छोटे छोटे देशों के लोग आग्रह करते हैं कि उनको अपनी भाषाओं में सबटाइटल करके हमें भेजा जाए। अगर विदेशी फिल्में भी हम हिंदी में सबटाइटल करते हैं तो हो सकता है हमारा भाषा संग्रह अधिक विकसित होगा। मैं इस संदर्भ में भी इस समुदाय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। ये विश्वविद्यालय है और एक वैश्विकता, मैं मानता हूं ऐसे विश्वविद्यालयों के संस्थागत ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। मैं चाहूंगा, माननीय कुलपति जी को अनुरोध करूंगा कि जितने सारे विदेशी छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए भी आप एक आसान हिंदी परिचय पाठ्यक्रम तैयार कराइए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आपके साथ मिलकर इसको लागू कराने में निश्चित मेहनत करेगी, हमें आनंद भी होगा। अंत में मैं केवल सभी स्नातकों का अभिनंदन करते हुए इतना ही कहूंगा कि आप अभी दीक्षित हो गए हैं। दीक्षा पाकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आप, जैसे कि आपको यहाँ पर कहा गया, प्रभाव निर्माण करने की कोशिश करेंगे। मगर मुझे याद आते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया था कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मैं मानता हूं कि ये मन की फकीरी यानी सा विद्या या विमुक्त ये का जो संदेश मुक्ति का हमें देती है, मैं मानता हूं कि इससे समानांतर है। ये मुक्ति का अनुभव आप लोगों को मिले और अपने आगे के जीवन प्रवास में इसी मुक्ति के आधार पर मानव मुक्ति का मंत्र लेकर महात्मा गांधी जी की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हुए आप सफल हो, यह कामना, यह शुभ कामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।